चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह सेशन। यह जो सेशन है बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप एज एन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जो है प्रैक्टिस करते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो ऐसे में ये जो सेक्शंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सेशंस के दौरान, ये आपको प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इन सेक्शंस को अप्लाई करने में गलती करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा था, सेक्शन 30 टू सेक्शन 38 जो बेसिकली आपको बताते हैं कि इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन आप कैसे कंप्यूट करेंगे। और बेसिकली इन सेक्शंस में बताया गया कि आप कौन कौन से एक्सपेंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो उसमें हमने देखा कि आपको करना क्या है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस हैं आप उनको चेक करेंगे कि सेक्शन 30 टू सेक्शन 38 के जो कंप्लायंसेस हैं क्या वो फुलफिल किए गए हैं या नहीं। अगर सेक्शन 30 टू 38 के कंप्लायंसेस फुलफिल किए गए हैं तो आपके जो एक्सपेंस हैं वो अलाउ कर दिए जाएंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने डेबिट किए हैं। लेकिन अगर वो कंप्लाई नहीं किए गए हैं तो ऐसे में क्या होगा, वो एक्सपेंसेस जो आपने कंप्लाई नहीं किए हैं, कंप्लायंस आपने नहीं किया है, वो डिस अलाउ कर दिए जाएंगे। दैट मींस आपकी इनकम के अंदर एड बैक कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में सेक्शन 30 टू 38 के अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई भी जो एक्सपेंस है वो अलाउएबल है, दैट मींस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 टू सेक्शन 38। लेकिन ऐसे में कहा गया कि जब आपके ये जो एक्सपेंसेस हैं अगर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 टू 38 अलाउएबल है तो ऐसे में आपको चेक करना है सेक्शन 40। अगर सेक्शन 40 कहता है कि ये जो एक्सपेंसेस अलाउएबल है, ये ओके है, फाइन है, तो ऐसे में फाइनली आपको ये एक्सपेंसेस अलाउ कर दिए जाएंगे। लेकिन सेक्शन 40 की जो कंडीशंस हैं अगर वो आपने फुलफिल नहीं की, आपने उनका कंप्लायंस नहीं किया, कौन सी कंडीशंस जो सेक्शन 40 में कही गई हैं, तो ऐसे में भले ही आपका एक्सपेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 टू 38 अलाउएबल हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। और सेक्शन 40 की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये सबसे पहले बात करता है टीडीएस की। अगर किसी एक्सपेंस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाना था। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वो क्या है, एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन है। और मान लीजिए इन्होंने मिस्टर वाई को कोई पेमेंट की, लेट से कमीशन पे किया 1 लाख रुपीज का। तो ऐसे में ये जो कमीशन एक्सपेंस है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 टू सेक्शन 38 क्या है, अलाउएबल है अगर ये बिजनेस से रिलेटेड है। तो हम मानकर चलते हैं ये जो कमीशन पे किया गया है ये बिजनेस से रिलेटेड है और ऐसे में ये कमीशन अलाउएबल है एज एन एक्सपेंस। लेकिन अब सेक्शन 40 कहता है कि जब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को 1 लाख रुपीज पे करते हैं तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उनको पेमेंट करनी चाहिए थी। दैट मींस 1 लाख माइनस 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है इन केस ऑफ कमीशन। यहाँ पर 5,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट करने के बाद 95,000 रुपीज की पेमेंट की जानी चाहिए थी। लेकिन अगर मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपीज की पेमेंट कर दी और टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो ऐसे में ये जो एक्सपेंस है ये अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो आपका ग्रोस प्रॉफिट है या जो आपकी सेल्स है उसके बाद जो आपके एक्सपेंस है, तो यहां पर इधर मान लीजिए आपकी सेल्स है, उसके बाद आपका यहां पर ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, इधर आपका क्लोजिंग स्टॉक और उसके बाद यहां पर आपके एक्सपेंसेस है। तो
एक्सपेंसेस के बाद आपका प्रॉफिट आता है, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है ये जो एक्सपेंसेस हैं क्या इनके केस में टीडीएस एप्लीकेबल था, क्या मिस्टर एक्स को टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट थी, और अगर रिक्वायरमेंट थी तो क्या उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया। अगर रिक्वायरमेंट थी और उन्होंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो ये जो एक्सपेंस है इसको क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। कैसे डिसअलाउ किया जाएगा, अगेन वही आप मैनर फॉलो करेंगे, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आपका प्रॉफिट है उसमें आप ऐड करेंगे एक्सपेंसेस डिसअलाउ अंडर सेक्शन 40, दैट मींस ड्यू टू नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, तो वो एक्सपेंस आप लेस कर देंगे और ये जो प्रॉफिट आएगा ये आएगा प्रॉफिट आपका एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो आपको ध्यान रखना है जहां पर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, अगर मान लीजिए किसी केस में टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसे में कोई बात होगी ही नहीं टीडीएस डिडक्ट करने की। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो ऐसे में आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा और उसके बाद आप जो है पेमेंट करेंगे। अगर आपने विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस पेमेंट की है तो ऐसे में वो एक्सपेंस आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और बात की गई, पहले यह जो एक्सपेंस था यह 100% डिसअलाउ किया जाता था। मान लीजिए 1 लाख रुपए का कमीशन है और उस पर 5000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट करना था और आपने डिडक्ट नहीं किया तो पूरा का पूरा 100% 1 लाख रुपीज डिसअलाउ कर दिया जाता था, एड बैक कर दिया जाता था। लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस किए गए। अब यहाँ पर कहा गया कि अगर ये एक्सपेंस जो है, अगर ये जो पेमेंट जो है अगर नॉन रेजिडेंट को की गई है विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स तो 100% एक्सपेंस डिसअलाउ होगा, और अगर रेजिडेंट को की गई है तो 30% डिसअलाउ होगा। तो इसका मतलब अगर ये पेमेंट रेजिडेंट को की गई है तो 1 लाख रुपए जिस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ उस केस में 30% 30,000 रुपए का एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ किया जाएगा। तो ऐसे में आपको अब क्या करना होगा, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको आप चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन कौन से वो एक्सपेंसेस है जिनके केसेस में टीडीएस डिडक्ट किया जाना था। और ऐसे में अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो आपको 30% एक्सपेंस डिसअलाउ किया जाएगा इन केस ऑफ रेजिडेंट और 100% एक्सपेंस डिसअलाउ किया जाएगा इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो सेक्शन 40 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 40 हमें बताता है अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल, जो अमाउंट आपको डिसअलाउ कर दी जाएगी एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं की जाएगी। और सेक्शन 40 के अंदर बहुत सारी ऐसी पेमेंट्स, बहुत सारी ऐसे एक्सपेंसेस बताए गए हैं जिनके केसेस में आपको चेक करना होगा कि जो कंडीशंस दी गई है वो आपने फुलफिल की या नहीं की। तो पहले हम बात करते हैं टीडीएस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर कहा गया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी इन सेक्शन 30 टू 38। तो सेक्शन 30 टू 38 के अकॉर्डिंग आपका एक्सपेंस भले ही अलाउेबल हो लेकिन द फॉलोइंग अमाउंट्स shall not be deducted in computing the income chargeable under the head profit and gains of business or profession। कि जो हमने अमाउंट्स बताई है ये आपको डिडक्ट करने के लिए नहीं दी जाएंगी, दैट मींस डिसअलाउ कर दी जाएंगी। कौन सी, पहले बताया गया इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। इन द केस ऑफ एनी एसएससी, एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, fees for technical services or other sum chargeable under this act which is payable outside India। तो अगर आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, रॉयल्टी की पेमेंट करते हैं, टेक्निकल सर्विसेज के लिए कोई फीस की पेमेंट करते हैं या और कोई अमाउंट आप पे करते हैं जिस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाना था, तो ऐसे में अगर वो आपने आउटसाइड इंडिया अगर पेमेंट की
या फिर इंडिया, इंडिया के अंदर किसी को पेमेंट की है टू ए नॉन रेजिडेंट, किसी नॉन रेजिडेंट को अगर आपने इंडिया के अंदर पेमेंट की है, या फिर टू ए फॉरेन कंपनी, किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया के अंदर अगर आपने पेमेंट की है, तो ऐसे में ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर चैप्टर 17B and such tax has not been deducted or after deduction has not been paid on or before the due date specified under section 139 subsection 1। तो यहां पर क्या कहा गया कि द फॉलोइंग सम शैल नॉट बी अलाउड टू बी डिडक्टेड। कौन सी? अगर आपने कोई इंटरेस्ट की पेमेंट की, आपने कोई रॉयल्टी की पेमेंट की, आपने कोई फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अगर आपने कोई पेमेंट की, या फिर एनी अदर अमाउंट आपने पे की है जिस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाना था, और पेमेंट आपने की है आउटसाइड इंडिया या फिर इन इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट और ए फॉरेन कंपनी, तो इन दैट सिचुएशन विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस अगर आप पेमेंट करेंगे तो 100% ऑफ द एक्सपेंस, 100% ऑफ द एक्सपेंस आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर कहा गया है अमाउंट शैल नॉट बी डिडक्टेड। तो अमाउंट कौन सी? जिस पर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो 100% वो अमाउंट क्या कर दी जाएगी? वो डिसअलाउ कर दी जाएगी। अब मान लीजिए आपने टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, मान लीजिए आपने टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, लेकिन उसको डिपॉजिट नहीं कराया, तो उस सिचुएशन में भी वो अमाउंट क्या कर दी जाएगी? डिसअलाउ कर दी जाएगी, एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं की जाएगी। तो यहां पर कहा गया कि या तो आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं, या फिर टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उसको डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो ऐसे में 100% ऑफ द अमाउंट शैल नॉट बी अलाउड टू बी डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहां पर एक टाइम लिमिट दी गई। जनरली क्या होता है आपको पता है, अप्रैल मंथ में अगर कोई टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो उसको 7 ऑफ मई तक डिपॉजिट करना होता है। मई मंथ के अंदर अगर कोई टीडीएस डिपॉजिट वो डिडक्ट किया जाता है तो उसको 7 ऑफ जून तक डिपॉजिट करना होता है, और इसी तरह ये चलता रहता है। और मार्च मंथ में जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसको आप 30 अप्रैल तक डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया कि मान लीजिए आपने अप्रैल में टीडीएस डिडक्ट किया, डिपॉजिट नहीं करा पाए, मई के अंदर डिडक्ट किया, डिपॉजिट नहीं करा पाए, जून के अंदर डिडक्ट किया, डिपॉजिट नहीं करा पाए, जुलाई के अंदर डिडक्ट किया, डिपॉजिट नहीं करा पाए, तो किसी भी पीरियड में आपने डिडक्ट किया और डिपॉजिट नहीं करा पाए तो उसको डिपॉजिट करा दीजिए अप टू दी ड्यू डेट ऑफ, अप टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है ना, उस ड्यू डेट तक डिपॉजिट करा दीजिए। अगर आपने ड्यू डेट तक डिपॉजिट करा दिया तो हम आपको ये खर्चा अलाउ कर देंगे। अगर आपने ड्यू डेट तक भी डिपॉजिट नहीं कराया तो हम ये खर्चा आपको अलाउ नहीं करेंगे, ये एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो यहां पर कहा गया कि आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट जो स्पेसिफाई की गई है सेक्शन 139 के अंदर, और सेक्शन 139 के अंदर बताई गई है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, तो उस तक आपको डिपॉजिट कराना है। उसके बाद मान लीजिए हम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न तक भी वो टैक्स डिपॉजिट नहीं करा पाए। एक एग्जांपल यहां पर डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 2020-21, इसके अंदर हमने कोई एक्सपेंस इनकर किया जिस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाना था, लेट से मान लीजिए 1 लाख रुपीस, और ये जो पेमेंट है किसी नॉन रेजिडेंट को की गई है या फिर आउटसाइड इंडिया की गई। हमने पहला केस डिस्कस करते हैं कि हमने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो अगेन हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी अमाउंट होगी उसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक्सपेंस डिसअलाउ अंडर सेक्शन 40। तो ये अमाउंट 1 लाख रुपीस की ऐड कर दी जाएगी और ये हमारा प्रॉफिट आएगा एज पर इनकम टैक्स। तो जो भी अमाउंट होगी उस पर आपको टैक्स पे करना होगा।
अब सेकंड केस हम लेते हैं कि मान लीजिए टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, लेकिन उसको ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं किया। तो ड्यू डेट मान लीजिए प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग 2021 के रिगार्डिंग जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो है 30 सितंबर 2021, और 30 सितंबर 2021 तक अगर आप मान लीजिए वो टीडीएस डिपॉजिट नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे में यहां पर जो आप प्रॉफिट लेंगे एज पर पीएनएल, उसमें आप ऐड करेंगे एक्सपेंस डिसअलाउ अंडर सेक्शन 40 और 1 लाख रुपीज आप ऐड करेंगे और वही अगेन प्रॉफिट आ जाएगा एज पर इनकम टैक्स। और अब मान लीजिए ये जो टीडीएस था इसको डिपॉजिट किया गया लेट से 1 दिसंबर 2021 को, ये जो टीडीएस डिडक्ट किया गया इसको पे किया गया 1 दिसंबर 2021 को। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में कहा गया कि इस प्रीवियस ईयर में तो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस प्रीवियस ईयर में आप उसको डिपॉजिट करेंगे, यहां पर हमने डिपॉजिट किया है प्रीवियस ईयर 2021-22 के अंदर, तो इस साल में हम उस एक्सपेंस को क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। अब आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो क्लेम कैसे करेंगे, इस साल का जब हम कंप्यूटेशन बनाएंगे तो प्रॉफिट लेंगे एज पर पीएनएल और उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंस डिसअलाउ अंडर सेक्शन 40 इन लास्ट ईयर पेड इन करंट ईयर, और यहां पर वो 1 लाख रुपया खर्चा हम क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। यहां पर हम इसको लेस करेंगे, माइनस करेंगे, और वो जो अमाउंट आएगी वो आएगी प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स है। तो इस तरह बेसिकली जहां पर टीडीएस डिडक्ट किया जाना था, डिडक्ट नहीं किया, या फिर डिडक्ट करने के बाद आपने उसको पे नहीं किया बिफोर फाइलिंग ऑफ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो ऐसे में वो एक्सपेंस आपको डिसअलाउ किया जाएगा, और जिस साल में आप उसको पे करेंगे उस साल में वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। Provided that where in respect of any such sum tax has been deducted in any subsequent year or has been deducted during the previous year but paid after the due date, कब पेमेंट की गई, after the due date specified in subsection 1 of section 139, such sum shall be allowed as deduction in computing the income of the previous year in which such tax has been paid। तो जिस साल में वो टीडीएस आप पे कर देंगे, जिस साल में वो टैक्स आप डिपॉजिट कर देंगे, उस साल में वो जो एक्सपेंस है आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए जहां पर टीडीएस डिडक्ट किया गया वहां पर तो ये बात हो गई कि आप उसको बिफोर दी ड्यू डेट डिपॉजिट करा दीजिए, या फिर आफ्टर ड्यू डेट आप डिपॉजिट करेंगे तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के अंदर आप उसको क्लेम कर सकते हैं एक्सपेंस को। लेकिन जहां पर टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया गया वहां पर क्या होगा, वहां पर वो खर्चा पूरा डिसअलाउ किया जाएगा। तो मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की कमीशन की पेमेंट की और उस पर 5% का टीडीएस मुझे डिडक्ट करना था, मैंने डिडक्ट नहीं किया, तो ऐसे में वो खर्चा मुझे डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो अब इससे बचने का तरीका क्या है कि जहां पर मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया वहां पर मुझे वो खर्चा भी अलाउ हो जाए, सेक्शन 40 अट्रैक्ट ना हो। तो इसके लिए बेसिकली बताया गया कि सेक्शन 201 सब सेक्शन 1 के अंदर एक प्रोविजो है जिसमें यह कहा गया कि अगर मिस्टर एक्स के द्वारा पेमेंट की गई मिस्टर वाई को लेट से कमीशन पे किया गया 1 लाख रुपीस का, और इस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया बाय मिस्टर एक्स, और पूरी की पूरी अमाउंट क्या कर दी गई, पे कर दी गई मिस्टर वाई को। तो अब इसमें टीडीएस डिडक्ट किया जाना था, डिडक्ट नहीं किया गया, तो ऐसे में मिस्टर एक्स के हाथ में ये खर्चा क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो इससे बचने का एक तरीका बताया गया कि अगर मिस्टर वाई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दे, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दे और इस 1 लाख रुपीस पर जो भी टैक्स बनता है
वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर पे कर दें, और एक सीए सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट अगर मिस्टर एक्स को प्रोवाइड कर दे कि उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है और जितना उनका टैक्स बनता था वो उन्होंने पे कर दिया है, तो ऐसे में मिस्टर एक्स के हाथ में ये जो एक्सपेंस है ये फुल्ली अलाउ कर दिया जाएगा, डिस अलाउ नहीं किया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर इंश्योर करना चाहती है कि गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलना था वो टैक्स उसे मिल गया है। अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है और जितना उसका टैक्स बनता है वो अगर पे कर देता है, तो ऐसे में एक सीए से वो एक सर्टिफिकेशन जो है मिस्टर एक्स को प्रोवाइड करेगा कि उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है और जो भी उसके इनकम टैक्स ड्यूज थे वो उसने पे कर दिए है। तो इन दैट सिचुएशन जो है एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट where an SSC fails to deduct the whole or any part in accordance with the provision of chapter 17b on any such sum but is not deemed to be an SSC in default under the first proviso to subsection 1 of section 201, then for the purpose of this subclause it shall be deemed that SSC has deducted and paid the tax on such sum on the date of furnishing the return of income by the payee referred to in the said proviso। तो बेसिकली उस केस में यह मान लिया जाएगा मिस्टर एक्स ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है और पे कर दिया है और जो एक्सपेंस है वो अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये बात बताई गई इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, इन केस ऑफ पेमेंट आउटसाइड इंडिया, इन केस ऑफ पेमेंट टू ए फॉरेन कंपनी। अब बात करते हैं पेमेंट टू ए रेजिडेंट। तो उस केस में कहा गया कि जो आपको अमाउंट डिस अलाउ की जाएगी, डिडक्ट करने के लिए नहीं दी जाएगी, वो होगी 30% ऑफ द सम पेबल टू ए रेजिडेंट। तो अगर वो अमाउंट पे की जानी है किसी रेजिडेंट को, तो ऐसे में 30% का एक्सपेंस डिसअलाउ किया जाएगा अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या फिर डिडक्ट करने के बाद आपने बिफोर जो ड्यू डेट है ऑफ द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न उस डेट तक अगर आपने डिपॉजिट नहीं कराया। तो 30% ऑफ एनी सम पेबल टू ए रेजिडेंट on which tax is deductible at source and such tax has not been deducted or after deduction has not been paid on or before the due date specified in section 139 subsection 1। तो रेजिडेंट के केस में कितना एक्सपेंस डिसअलाउ किया जाएगा? 30%। तो इसका मतलब 1,00,000 रुपए का कमीशन अगर किसी रेजिडेंट को दिया जाना है, मिस्टर वाई जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया है, तो ऐसे में उस केस में 30,000 रुपए का कमीशन डिसअलाउ कर दिया जाएगा, एड बैक कर दिया जाएगा इनकम के अंदर, अगर उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ या फिर टीडीएस डिडक्ट हुआ लेकिन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डिपॉजिट नहीं हुआ। और अगर आफ्टर ड्यू डेट डिपॉजिट कराया है तो सेम प्रोविजन रहेगा, आप जो नेक्स्ट ईयर के अंदर उसको क्लेम करेंगे। तो प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड during the previous year but paid after the due date, 30% of such sum shall be allowed as deduction in computing the income of the previous year in which such tax has been paid। तो जिस साल आप उसको पे कर देंगे, टीडीएस को डिपॉजिट कर देंगे, तो जो 30% आपका डिस अलाउ किया गया था वो आपको उस साल के अंदर अलाउ कर देंगे जिस साल में आप टीडीएस डिपॉजिट करेंगे। और अगेन यहाँ पर वही बात बताई गई कि अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया है लेकिन जो व्यक्ति है जिसको आपने पेमेंट की उस व्यक्ति ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी और उस रिटर्न के अंदर उसने वो इनकम कंसीडर की है और जो भी उसकी टैक्स लायबिलिटी है वो पे कर दी है और एक सीए सर्टिफिकेशन अगर वो प्रोवाइड कर देता है, तो ऐसे में अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं भी किया गया तो भी यह माना जाएगा टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया था और पे कर दिया गया था और इस वजह से कोई एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी खर्चे हैं, अगर कमीशन है, रेंट है, प्रोफेशनल फीस है, कॉन्ट्रैक्टर को अगर कोई पेमेंट की गई है, रॉयल्टी की पेमेंट की गई है, इंटरेस्ट की पेमेंट की गई है, तो आप उन सभी को चेक करेंगे कि क्या उनके केस में टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट थी या नहीं। अगर रिक्वायरमेंट नहीं थी तो डिसअलाउंस की कोई बात नहीं होगी। अगर रिक्वायरमेंट थी
और टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया, या फिर टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न डिपॉजिट नहीं कराया गया, तो इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट 100% डिसअलाउ होगा, और इन केस ऑफ रेजिडेंट 30% ऑफ द अमाउंट जो है वो डिसअलाउ कर दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी के लिए ITR 3 फाइल करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली बात की जाती है इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, और जहां पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने प्रिपेयर किया है उसमें जितने भी आपके एक्सपेंस है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो इंटरेस्ट है, चाहे वो कमीशन है, चाहे वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट की गई है, चाहे वो रेंट की पेमेंट की गई है, तो आप क्या चेक करेंगे कि क्या उनके केस में टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट थी। अगर थी तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना था। अगर टीडीएस डिडक्ट किया गया है, पेमेंट टाइम पर कर दी गई है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया है, या फिर डिडक्ट करने के बाद आपने बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जो आपकी ड्यू डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, उस तक आपने डिपॉजिट नहीं कराया है, तो ऐसे में वो खर्चा आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट 100%, इन केस ऑफ रेजिडेंट 30%। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया सेक्शन 40 सब सेक्शन 2 के अंदर, एनी सम पेड on account of any rate or tax levied on the profits or gains of any business or profession, or assessed at a proportion of or otherwise on the basis of any such profit or gains। तो बेसिकली कहा गया है कि अगर आपने बिजनेस या प्रोफेशन हेड के अंदर कोई इनकम अर्न की और उस इनकम पर अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, तो वो एज एन एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं वो एक्सपेंस नहीं माना जाता, वो माना जाता है एक पर्सनल खर्चा, पर्सनल एक्सपेंस। इसको बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाता। तो जब भी आप देखते हैं किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, अगर आप एक्सपेंस साइड की तरफ ये देखते हैं टू इनकम टैक्स पेड, लेट से मान लीजिए 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए का इनकम टैक्स पे किया गया है, और वो आप एज ए एक्सपेंस उसको आप क्लेम करेंगे, तो वो आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एज पर पीएनएल, और उसमें आप ऐड करेंगे इनकम टैक्स डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन 2, और जो भी आपकी 50,000 रुपए की अमाउंट है वो ऐड बैक कर दी जाएगी, और ये आपका प्रॉफिट आएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जिस पर आप इनकम टैक्स पे करें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स जो होता है वो एक्सपेंस इन पर्सनल नेचर होता है, वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाता। वो किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइबिलिटी है जो उसे पे करनी है, तो ऐसे में वो खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सिमिलर वे में अगर कोई वेल्थ टैक्स पे किया गया है, हालांकि आज की डेट में वेल्थ टैक्स अबोलिश कर दिया गया है, आज की डेट में कोई वेल्थ टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर इनकम टैक्स सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अगर आप इनकम टैक्स के नाम से, वेल्थ टैक्स के नाम से कोई भी एक्सपेंस देखते हैं, उसको आप डिसअलाउ करें। सिमिलर वे में अगर कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कोई लेट फीस पे की गई है रिगार्डिंग इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स, वो भी डिसअलाउ की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स, पेनल्टी फॉर इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स, लेट फीस फॉर इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स अलाउ नहीं की जाएगी, वो हमेशा डिसअलाउ की जाती है व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। के अलावा यहाँ पर अलग से बताया गया एनी पेमेंट विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। तो अगर कोई सैलरी की पेमेंट की जाती है आउटसाइड इंडिया या फिर टू ए नॉन रेजिडेंट, और उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया है, या फिर जो टैक्स था वो पे नहीं किया गया है, तो इन दैट सिचुएशन वो भी आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा 100%। यहाँ पर नॉन रेजिडेंट के केस में स्पेसिफिकली बताया गया है, क्योंकि जो सब सेक्शन 1 था उसके अंदर बेसिकली इंटरेस्ट, रॉयल्टी जो है उसकी बात की गई थी, सैलरी की बात नहीं की गई थी।
तो यहाँ पर स्पेसिफिकली क्लियर किया गया है कि अगर आउटसाइड इंडिया या किसी नॉन रेजिडेंट को सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं और उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया है और जो व्यक्ति है उसके द्वारा टैक्स पे नहीं किया गया है, तो इन दैट सिचुएशन वो खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। उसके अलावा एनी सम टू ए प्रोविडेंट फंड अदर फंड एस्टैब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द एसएससी unless the SSC has made effective arrangements to secure that tax shall be deducted at source from any payments made from the fund which are chargeable to tax under the head salary। तो बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि जब किसी फंड्स के अंदर, चाहे वो प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी फंड है, वहां पर जो अमाउंट पे की जाती है टू दी एम्प्लॉय, तो ऐसे में अगर वो टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी, तो ऐसे में उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो अगर वो टीडीएस डिडक्ट करने का अरेंजमेंट नहीं है, तो ऐसे में वो जो पेमेंट होगी टू दी एम्प्लॉई वो अलाउेबल नहीं होगी, उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। उसके अलावा एनी टैक्स एक्चुअली पेड बाय एन एम्प्लॉयर रेफर्ड टू इन क्लोज 10 सीसी ऑफ सेक्शन 10। तो बेसिकली सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सीसी के तहत जो अमाउंट पे की जाती है बाय द एम्प्लॉयर, वो अमाउंट है टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। तो जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पर जो टैक्स एम्प्लॉयर के द्वारा अगर कोई पे किया गया है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट किया गया है, तो वो जो टैक्स पे किया गया बाय द एम्प्लॉयर वो एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका नेचर भी क्या है, इनकम टैक्स इन दी नेचर है, और वो कोई पर्सनल खर्चा है, एम्प्लॉय का है, लेकिन उसको बियर किया गया है बाय द एम्प्लॉयर, तो वो खर्चा भी डिसअलाउ कर दिया जाएगा, वो भी अलाउेबल नहीं होगा। तो ये बेसिकली सेक्शन 40 सब क्लोज ए के तहत बेसिकली बताया गया है कि कौन कौन से एक्सपेंस जो है वो आपको डिसअलाउ किए जाएंगे फॉर दी नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, और बताया गया कि इन केस ऑफ इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, वो खर्चे भी आपको जो है अलाउ नहीं किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 40 क्लोज बी की। तो सेक्शन 40 क्लोज बी बेसिकली बात करता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में कौन कौन से एक्सपेंस अलाउ नहीं किए जाएंगे वो बताए गए हैं। तो इसके लिए बेसिकली अगर मैं बताऊं, आपने जनरली देखा है पहले आप क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, यहां पर आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, और उसके बाद आपका आ जाता है ग्रोस प्रॉफिट। इस ग्रोस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर देते हैं टू दी पीएनएल। इस ग्रोस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर, और यहां पर पीएनएल अकाउंट में आप एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, और यहां पर आपका आ जाता है नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को अगेन ट्रांसफर किया जाता है टू दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सारे लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट नहीं करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही पार्टनर्स की सैलरी को डेबिट कर देते हैं, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं। हालांकि एक अच्छी प्रैक्टिस ये रहती है, अगर आप पार्टनरशिप फर्म के लिए फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से प्रिपेयर करें। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि जो प्रॉफिट है उसको आपने किस तरह पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, एप्रोप्रिएट किया है। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें आपका जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया जाता है, और इधर की तरफ सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट टू पार्टनर, वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और एट लास्ट जो है प्रॉफिट शेयर जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर्स। तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस जो प्रॉफिट होता है आफ्टर सैलरी, आफ्टर इंटरेस्ट,
वो क्या कर दिया जाता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है। तो अब ऐसे में यहां पर सेक्शन 40 क्लोज बी के तहत बेसिकली सैलरी और इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बात की गई है। दैट मीन्स जो आप पार्टनर्स को जो पे करते हैं रिगार्डिंग सैलरी, रेम्यूनरेशन या फिर इंटरेस्ट, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कंडीशंस बताई गई है कि आपको किन किन कंडीशंस को ध्यान में रखना है। यहाँ पर कहा गया नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी इन सेक्शन 30 to 38, अगेन वही बात कही गई कि अगर कोई एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 to 38 अलावेबल है तो ऐसे में आपको सेक्शन 40 क्लोज बी की कंडीशंस चेक करनी होगी और उसके बाद ही उस खर्चे को अलाउ किया जाएगा। तो देखेंगे हम कि बेसिकली यहाँ पर बात की गई है इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स के रिगार्डिंग। तो इन द केस ऑफ एनी फर्म, दैट मीन्स पार्टनरशिप फर्म, तो यहां पर यह जो सेक्शन है यह स्पेसिफिकली फर्म पर ही अप्लाई होगा। इससे पहले वाला जो हमने सेक्शन किया वो सभी केसेस में अप्लाई होगा, चाहे वो इंडिविजुअल की बात है, चाहे वो कंपनी की बात है, चाहे वो फर्म की बात है, एलएलपी की बात है। लेकिन यहाँ पर यह जो सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 40 क्लोज बी, वो बेसिकली एक पार्टनरशिप फर्म पर अप्लाई होगा। तो एनी पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, commission, remuneration by whatever name called to any partner who is not a working partner। तो इसका मतलब ये कहा गया कि अगर आप सैलरी देते हैं किसी नॉन वर्किंग पार्टनर को, कमीशन देते हैं किसी नॉन वर्किंग पार्टनर को, बोनस देते हैं किसी नॉन वर्किंग पार्टनर को, वो क्या कर दी जाएगी, डिस अलाउ कर दी जाएगी। लॉजिकल भी है, आप खुद सोचकर देखिए। पार्टनरशिप फर्म में जनरली दो तरह के पार्टनर होते हैं, वर्किंग पार्टनर जिसको एक्टिव पार्टनर कहा जाता है, और एक होता है नॉन वर्किंग पार्टनर जिसको स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है। तो जो एक्टिव पार्टनर है, जो वर्किंग पार्टनर है, दैट मींस वही एक्टिवली इंगेज्ड है इन द अफेयर्स ऑफ द फर्म। तो ऐसे में जो व्यक्ति नॉन वर्किंग है तो उसको सैलरी क्यों दी जानी चाहिए, सिर्फ वर्किंग पार्टनर को सैलरी दी जानी चाहिए। जो स्लीपिंग पार्टनर है, जो कोई काम नहीं करता है, सिर्फ अमाउंट इन्वेस्ट करता है और बैठ जाता है, तो ऐसे में उसको कोई सैलरी अलाउ नहीं की जाएगी। तो अब आप क्या चेक करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो सैलरी आपने दी है, क्या वो वर्किंग पार्टनर को दी है या फिर नॉन वर्किंग पार्टनर को दी है। अगर वो नॉन वर्किंग पार्टनर को दी है तो आप उसको क्या करेंगे, डिस अलाउ, और अगर वर्किंग पार्टनर को दी गई है तो आप क्या करेंगे, उसको अलाउ। कितनी अलाउ की जाएगी ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो आई कि वर्किंग पार्टनर को ही क्या दी जा सकती है, सैलरी दी जा सकती है, बोनस दिया जा सकता है, कमीशन दिया जा सकता है, रेम्यूनरेशन दी जा सकती है। उसके अलावा any payment of remuneration to any partner who is a working partner or of interest to any partner which in either case is not authorized by or is not in accordance with the terms of partnership deed। तो अगर आप कोई सैलरी भी पे करेंगे किसी वर्किंग पार्टनर को, क्योंकि नॉन वर्किंग पार्टनर की सैलरी तो डिसअलाउ कर ही दी गई, और अब बात आई कि वर्किंग पार्टनर को भी जो आप सैलरी देंगे तो वो भी क्या होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होनी चाहिए। प्रैक्टिकली हम लोग क्या देखते हैं, पार्टनरशिप फर्म के अंदर सैलरी दे दी जाती है पार्टनर्स को, और हम उसको कभी चेक नहीं करते कि क्या वो वर्किंग पार्टनर को दी जा रही है, नॉन वर्किंग पार्टनर को दी जा रही है, या फिर पार्टनरशिप डीड के अंदर उसको मेंशन किया भी गया है या नहीं किया गया। हम क्या करते हैं, सीधा खर्चे में डाल देते हैं, एज एन एक्सपेंस उसको बुक कर लेते हैं और अपनी फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर करते हैं और उसी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो आप जरूर चेक करें कि क्या पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई क्लोज है जो ऑथराइज करता है कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कहीं मेंशन नहीं है और आपने एक्सपेंस बुक किया है सैलरी का, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट टू पार्टनर,
तो आप उसको क्या करेंगे, डिस अलाउ करेंगे, ऐड बैक करेंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो आप देखेंगे कितनी सैलरी, कितना इंटरेस्ट ऑथोराइज किया गया है और उतना ही इंटरेस्ट आप जो है वो अलाउ करेंगे। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में बात की गई जो सैलरी पे की जाएगी वो पे की जाएगी 40,000 पर मंथ, लेकिन आप पे कर रहे हैं 75,000 पर मंथ। तो ऐसे में क्या होगा, जो डिफरेंस है 35,000 रुपीज पर मंथ का वो डिस अलाउ कर दिया जाएगा। तो any payment of remuneration to any partner who is a working partner or of interest to any partner which in either case is not authorized by or is not in accordance with the terms of the partnership deed। तो ये आपको ध्यान रखना है। जनरली हम लोग ये नहीं चेक करते हैं और जिसकी वजह से बहुत बार डिमांड आ जाती है और ऐसे में वो पे करनी पड़ती है विद इंटरेस्ट पेनल्टी जो है। उसके बाद any payment of remuneration to any partner who is a working partner or of interest to any partner which in either case is authorized by and is in accordance with the terms of the partnership deed but they relates to any period for which such payment was not authorized or is not in accordance with any earlier partnership deed, so however that the period of authorization for such payment by any earlier partnership deed does not cover any period prior to the date of such earlier partnership deed। तो बेसिकली यहां पर कहा गया है कि मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म जो है अप्रैल 2018 में फॉर्म की गई और जिस समय पार्टनरशिप फर्म बनाई गई उस समय जो पार्टनरशिप डीड थी उसके अंदर कोई सैलरी क्लोज नहीं था। तो अप्रैल 18 से लेकर मार्च 19 तक कोई सैलरी क्लोज नहीं था और उसके बाद क्या किया गया कि मार्च 19 के बाद जो पार्टनरशिप डीड है उसको रिवाइज कर दिया गया, एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई गई और उसमें कहा गया कि जो सैलरी है वो 1 अप्रैल 2018 से जो है ऑथराइज की जाती है। दैट मींस रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पार्टनरशिप डीड के अंदर सैलरी को ऑथराइज किया गया। तो ये कहा गया कि ये जो ऑथराइजेशन है ये वैलिड नहीं होगी। जिस डेट में नई पार्टनरशिप डीड बनेगी उस डेट के बाद जो सैलरी होगी वो वैलिड होगी, लेकिन उससे पहले की जो सैलरी होगी वो ऑथराइज नहीं मानी जाएगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, any payment of remuneration to any partner who is a working partner or of interest to any partner which in either case is authorized by and is in accordance with the terms of the partnership deed but which relates to any period for which such payment was not authorized by or is not in accordance with any earlier partnership deed। तो पहले जो पार्टनरशिप डीड बनी उसके अकॉर्डिंग वो सैलरी ऑथराइज नहीं थी। तो ऐसे में नई पार्टनरशिप डीड जो आप बनाएंगे तो उससे आपकी आगे वाली सैलरी जो आपने नई पार्टनरशिप डीड बनाई है उस डेट से जो आपकी आगे की जो डेट होंगी वो वैलिड होंगी, लेकिन उससे पहले की जो डेट्स होंगी वो सैलरी वैलिड नहीं मानी जाएगी। उसके अलावा एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर विच इज ऑथराइज्ड बाय and is in accordance with the terms of the partnership deed and relates to any period falling after the date of such partnership deed in so far as such amount exceeds the amount calculated at the rate of 12% simple interest per annum। तो एक कंडीशन यहां पर बताई गई कि पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट पे किया जा रहा है और वो इंटरेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड पे किया जा रहा है। तो ऐसे में कहा गया कि मैक्सिमम 12% तक का ही इंटरेस्ट अलाउ होगा, वो भी सिंपल इंटरेस्ट, नॉट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो इसका मतलब आपकी जो पार्टनरशिप डीड है अगर उसके अंदर इंटरेस्ट का क्लोज है और मान लीजिए उसमें कहा गया 9% इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो आप कितना पे कर सकते हैं 9%। और अगर आपने 10% पे किया तो 1% का इंटरेस्ट क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में 9% की ही ऑथराइजेशन दी गई है। और अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में बात की गई 9% की और अगर आप पे कर रहे हैं 8%,
तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पार्टनरशिप डीड से ज्यादा पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कहा गया है 15% पर एनम का इंटरेस्ट पे किया जाएगा और आप 15% पर एनम ही पे कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कहा गया कि मैक्सिमम 12% पर एनम का इंटरेस्ट आप पे कर सकते हैं। इसका मतलब अगर 12% से ज्यादा ऑथोराइजेशन दी गई है पार्टनरशिप डीड के अंदर, वो वैलिड नहीं होगी। उस केस में 12% तक का मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको अलाउ किया जाए। तो इसका मतलब पहले पार्टनरशिप देखेंगे, पार्टनरशिप डीड देखेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड 12% या उससे कम इंटरेस्ट की बात करती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 12% से ज्यादा की बात करेगी तो उस केस में इनकम टैक्स ओवर रूल करेगा और 12% से ज्यादा का इंटरेस्ट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में 15% की बात की गई है तो ऐसे में 3% का इंटरेस्ट जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, एडबैक कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट के केस में मैक्सिमम लिमिट बताई गई है 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अलाउेबल नहीं होगा। दैट मींस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद बताया गया कि सैलरी कितनी अलाउ की जाएगी। सैलरी के लिए भी यहां पर लिमिट दी गई। सैलरी के लिए पहले तो बताया गया नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी अलाउ नहीं होगी, वर्किंग पार्टनर को भी सैलरी तभी अलाउ होगी जब पार्टनरशिप डीड के अंदर ऑथराइजेशन दी गई होगी। और अब बात आई कि कितनी सैलरी दी जा सकती है मैक्सिमम। जैसे इंटरेस्ट के केस में बताया गया मैक्सिमम 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर सैलरी के रिगार्डिंग भी बताया गया कि एनी पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन दैट इज सैलरी टू एनी पार्टनर हु इज ए वर्किंग पार्टनर which is authorized by and in accordance with the term of the partnership deed and relates to any period falling after the date of such partnership deed, in so far as the amount of such payment to all the partners during the previous year exceeds the aggregate amount computed as here under। तो कितनी अमाउंट बताई गई कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म के केस में लॉस है, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म के केस में लॉस है तो मैक्सिमम 1,50,000 रुपए की सैलरी दी जा सकती है सभी पार्टनर्स को मिलाकर पूरे साल भर में। और अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म के केस में प्रॉफिट्स हैं और वो जो प्रॉफिट्स हैं 3 लाख रुपए तक है, तो ऐसे में कहा गया कि 1,50,000 और 90% ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर, उन दोनों में से जो भी ज्यादा होंगे उतनी सैलरी सभी पार्टनर्स को कुल मिलाकर साल भर में दी जा सकती है। तो मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट्स है 2,50,000, तो इसका 90% बताया गया 2,25,000 और 1,50,000 विच एवरेज हायर, तो 2,25,000 आपका हायर आ जाता है। तो दैट मीन्स मैक्सिमम सैलरी पार्टनर्स को दी जा सकती है 2,25,000 कुल मिलाकर साल भर में। और अगर मान लीजिए प्रॉफिट्स 3 लाख रुपए से भी ज्यादा है तो 3 लाख रुपए से ज्यादा जितने प्रॉफिट होंगे उसका 60% आपको अलाउ किया जाएगा, उसका 60% आपको अलाउ किया जाएगा। तो ये क्या बताई गई, मैक्सिमम सैलरी बताई गई टू दी पार्टनर्स। तो यहां पर मान लीजिए फर्म के प्रॉफिट है, फर्म के प्रॉफिट है लेट्स से 6 लाख रुपीज, तो फर्म के अंदर प्रॉफिट है 6 लाख रुपीज और पार्टनर्स को सैलरी दी गई मान लीजिए 5 लाख रुपीज। तो ऐसे में हम कंप्यूट करते हैं कि कितनी सैलरी अलाउ की जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 लाख रुपीज पर 90% और 1,50,000, तो 90% आपका आ जाता है 3 लाख रुपए का 2,70,000। तो इसमें से जो भी ज्यादा है तो हमारे 2,70,000 रुपए ज्यादा है। और उसके बाद नेक्स्ट 3 लाख रुपीज पर, क्योंकि 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो अगले जो 6 लाख रुपए 3 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है उस पर बताया गया 60%, तो ये आपका आ जाता है 1,80,000 रुपए। तो 1,80,000 रुपए, तो हमारी टोटल अलाउेबल सैलरी हुई 4,50,000 रुपए। और सैलरी पे कितनी की गई है,
5 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, 50,000 रुपए की सैलरी जो है वो डिस अलाउ कर देंगे, एड बैक कर देंगे प्रॉफिट्स के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एज पर पीएनएल, मान लीजिए 6 लाख रुपए का हमारा ये प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट है हमारा 1 लाख रुपए, क्योंकि 6 लाख रुपए के प्रॉफिट में से 5 लाख रुपए की सैलरी देने के बाद 1 लाख रुपए का आपका नेट प्रॉफिट आता है, तो जो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे सैलरी डिस अलाउ अंडर सेक्शन 40B, 50,000 रुपए। क्यों, 5 लाख रुपए की सैलरी दी गई है, अलावेबल है 4,50,000, तो इसका मतलब 50,000 अलावेबल नहीं, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 1,50,000 रुपए, जिस पर हमें क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो इस तरह बेसिकली आप कैलकुलेट करेंगे कितनी सैलरी पार्टनर्स को अलाउ की जानी चाहिए। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, जो मैं जनरली रिकमेंड करता हूं, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करें, तो आप हमेशा 3 अकाउंट प्रिपेयर करें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात आई कि बुक प्रॉफिट्स का 90% और 60% अलाउ किया जाएगा। यहां पर कहा गया 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट। तो अब बात आई कि बुक प्रॉफिट्स का मतलब क्या है। तो बुक प्रॉफिट्स का मतलब बताया गया, प्रॉफिट बिफोर सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। तो यहां पर हम एक बार देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज, बुक प्रॉफिट्स मींस द नेट प्रॉफिट as shown in the profit and loss account for the relevant period, computed in the manner laid down in chapter 4th D, as increased by the aggregate amount of the remuneration paid or payable to all the partners of the firm, if such sum has been deducted while computing the net profit. तो अगर नेट प्रॉफिट के अंदर पार्टनर्स की सैलरी डेबिट की गई है, तो आप क्या करेंगे, उस सैलरी को ऐड कर देंगे। जिसका मतलब ये हुआ, अभी अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया कि नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कब आया है, जब हमने पार्टनर्स की सैलरी को लेस कर दिया। तो बुक प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, बुक प्रॉफिट यहां पर बताया गया, बुक प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज, और उसमें आप ऐड कर देंगे जो पार्टनर्स को सैलरी अलाउ की गई है, जो आपने लेस कर दी है। तो 5 लाख रुपए की पार्टनर्स की सैलरी हम ऐड बैक कर देंगे, 6 लाख रुपए हमारे क्या आ जाएंगे, बुक प्रॉफिट आ जाएंगे। तो बुक प्रॉफिट सिंपली मतलब प्रॉफिट्स बिफोर सैलरी टू पार्टनर्स। कौन सी सैलरी, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बात की गई है, क्योंकि अलावेबल सैलरी तो अभी हमें कंप्यूट करनी है, जिसको हम बुक प्रॉफिट्स के जरिए कंप्यूट करेंगे। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बुक प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स सैलरी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कितना इंटरेस्ट पार्टनर्स के केस में अलाउ किया जाएगा, कितनी सैलरी पार्टनर्स के केस में अलाउ की जाएगी व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज, वर्किंग पार्टनर मीन्स एन इंडिविजुअल हु इज actively engaged in conducting the affairs of the business or profession of the firm of which he is a partner. So that means already मैं आपको बता चुका हूँ, working partner means a partner who is actively engaged, जो फर्म्स के जो बिजनेस है, फर्म के जो अफेयर्स हैं, बिजनेस अफेयर्स हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज है, जिनके अंदर पार्टिसिपेट करता है वो पार्टनर, वो वर्किंग पार्टनर कहलाता है। जो कि आपका नॉन वर्किंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, वो इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, डे टू डे अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो आपकी सैलरी होती है वो सिर्फ वर्किंग पार्टनर को ही अलाउ की जाती है। इंटरेस्ट आप वर्किंग या नॉन वर्किंग किसी भी पार्टनर को दे सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट का रिलेशन आपके लोन से होता है, वो एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता, पार्टिसिपेशन से रिलेटेड नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्टनरशिप फर्म के केस में इस तरह बेसिकली आप जो है सैलरी और इंटरेस्ट की जो लिमिट दी गई है वो अप्लाई करते हैं।